सात फेरों को बदलना चाहिए। संस्कृत पढ़ने की बजाय ना जिंदगी पढ़ानी चाहिए। दोनों का रिश्ता है, दोनों संभालेंगे, दोनों लड़ेंगे, दोनों करेंगे। प्यार है तो हासिल करो, उसको निभाओ, उसके लिए लड़ो, उसके लिए मरो। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के लिए किया था। बिल्कुल। जो माइंडसेट है ना लड़की का, वो ये रहता है बस में बैठ के रोने से अच्छा है कि एक लैम्बोर्गिनी में रो लो। आप चाहे लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो, चाहे बस में बैठ के रो तो रही हो ना। जिस आदमी का, जिस औरत का एक इंसान से पेट नहीं भरा, दूसरे पे जा रहे हो, तीसरे पे जा रहे हो, कर्मा है, तुम्हारी बेटी भी यही करेगी, झेल लोगे। लेट्स सपोज अभी शादी के पहले आपको फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं, ये शादी के बाद आपको बिना किसी रीज़न से वही लड़के के माँ बाप पकड़ने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है माँ बाप अच्छे हों, हर माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं। और माँ बाप को हम लोगों ने ना भगवान बनाया हुआ है, समाज ने भगवान बनाया हुआ है। कभी भी माँ बाप को हर बात मत बताओ। बहू आ गई है, इसे दबा के रखो, हाथ से ना निकल जाए। कौन से हाथ से निकालने की बात कर रहे हो आप? ये कहो ना कि आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि आपको सत्संगों में बैठ के चुगली भी तो करनी है कि बहू मेरे कंट्रोल में। हाथ उसके पास भी है, अगर उठा दिया तो फिर समाज वही तमाशा बनाएगा उसी सत्संग में बैठ के। तुम मेरे पापा के आगे घुटने टेको। अगर तुम मेरे बाप के सामने आके घुटने नहीं टेक सकते हो, मेरे लिए भीख नहीं मांग सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। बहुत सारे टर्म्स चल निकले हैं अचानक से, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये रिलेशनशिप को लेकर के। क्या लगा, बाजार लगा रखा है क्या? तुम कहाँ बैठे हो? तुम कोठे पे बैठे हो क्या? कि आपने अपने जिस्म को, अपने आप को इतना सस्ता बना लिया ना, कोई भी आएगा, इस्तेमाल करेगा, फेंकेगा और चला जाएगा। आप थ्रीसम कब से मैरिज हो गई? लवली, विकास देवी कीर्ति का आपने नाम सुना जी। होगा। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। उन्होंने ना अपने किसी उसमें बोला था स्टेटमेंट में कि ना एक लड़की कभी भी किसी बेरोजगार आदमी से शादी नहीं करेगी अगर वो वर्किंग है। इफ़ शी इज़ वर्किंग, लेट्स सपोज अगर वो लाख रुपए कमा रही है तो एक बेरोजगार आदमी को सेलेक्ट करके अगर माँ बाप दे देंगे तो नहीं करेगी। इसके उलट एक आदमी, एक बंदा, वो किसी भी लड़की से सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर लेता है। ऐसा क्यों है? ये भी फ़र्क क्यों है? आदमी जब एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेके आता है ना, वो घर बसाने के लिए और ज़िंदगी बिताने के लिए लेके आता है। और जब एक औरत आदमी को अपनी ज़िंदगी में लेके आती है ना, वो अपनी ज़िंदगी को मज़े में काटने के लिए लेके आती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए लेके आती है। और ख्वाहिशें पूरी वही करेगा जो कमाता हो और ज़्यादा कमाता हो। और जिस लड़की के लिए कमाई मायने रख रही है ना, पैसा मायने रख रहा है, आज आप 1 लाख कमा रहे हो, कल को 2 लाख वाला मिलेगा, वो वहाँ जाएगी। 3 लाख वाला मिलेगा, उसको छोड़ के 3 लाख वाले के पास चली जाएगी। पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होता। मैं मानती हूँ कि प्यार से पेट नहीं भरता है, लेकिन प्यार से दिल तो भर सकता है ना। तो क्या ज़रूरी है? पेट भरना ज़रूरी है, दिल भरना ज़रूरी है। और वही है ना भाई, समाज में गलत धारणा है। लोगों को लगता है कि पैसा भूख मिटा देता है। जिन्होंने कमाया है और जिनके पास है, उनसे जाके पूछो, भूख बढ़ा रहा है। फर्क है, वही है। जिसके पास नहीं है उन्हें लालसा है कि पैसा मिल जाए, ये मिल जाए। जब वहां पहुंचे, देखा तो बोले यार हम तो पहले वो ठीक थे। वही है, शो ऑफ के अंदर बिलीव कर रहे हैं। जो जिस भी लड़की ने ये सोच के रिश्ता किया है कि मेरी जिंदगी ऐश में कटेगी, तो इस भ्रम से बहुत जल्दी बाहर आ जाना, क्योंकि शादी के बाद की जिम्मेदारी ऐश में नहीं होती, कभी नहीं होती। जिम्मेदारी बहुत चुनिंदा लोगों को मिलती है, और जो निभा जाए वो बनती है कामयाब औरत। कामयाब औरत का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा कमाए। कामयाब औरत का मतलब ये भी है कि उस घर में रहने वाला हर औरत, हर आदमी सीना तान के समाज में जाके बोलता है कि हमारे घर की बेटी और बहू हमारे साथ रहती है। लोगों ने डरा रखा है औरतों को, लोगों ने डरा रखा है आदमियों को कि रोना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कमजोर समझेंगे। औरत को डरा रखे, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, लोग क्या समझेंगे। लोग क्या समझेंगे, इस चक्कर में जिंदगी जियोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सही बात है ना। तो वो वाली बात है भाई कि जिंदगी भर आदमी और औरत को जीने नहीं दिया, और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तो वही है। और पता है, कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ लगती है कि ना, समाज ना कामयाब लोगों से नहीं डरता है, कामयाब औरत, कामयाब आदमी से नहीं डरता है। कामयाब होने के बाद में वो समाज को जब धुतकारते हैं ना, उससे डरता है, बगावत से डरते हैं। बगावत से डरता है। जो जेनजी की हम बात कर रहे थे ना, बहुत सारे टर्म्स चल निकले हैं अचानक से, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये रिलेशनशिप को लेकर के। इनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ये खराब नहीं कर रहे हैं पूरा बिल्कुल खराब है, सोसाइटी? फिजूल की बात है ये सब। क्या लगा, बाजार लगा रखा है क्या? तुम कहाँ बैठे हो? तुम कोठे पे बैठे हो क्या?
अपना कोई किरदार नहीं है क्या? अपना कोई ज़मीर नहीं है क्या कि एक के साथ रहूंगी, जब तक रहूंगी, जिंदा रहूंगी, जैसा भी हो मैं इसी के साथ हूँ। ये होता ना किरदार, इसी को बोलते ना रिश्ता, इसी को बोलते ना प्यार। इसके साथ हूँ जब तक ये मेरी लाइफस्टाइल नीड्स पूरी कर रहा है, मेरे साथ फिजिकल अच्छे से हो रहा है, या मेरी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है, किसी भी चीज़ को लेके, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कुछ भी हो सकता है, तब तक हूँ साथ में जब तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जिस दिन ये ज़रूरतें पूरी नहीं हुई या फिर कोई इससे और बेटर मिल गया, मैं उसके साथ, यार इट वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, इट वॉज जस्ट अ हुकअप, और मैं तो बस सिचुएशनशिप में हूँ, हालात जब तक बोल रहे तब तक साथ में हूँ। कमिटमेंट नहीं है क्या? डरते हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो क्या? या फिर मुंह मारने की आदत लग गई है? यही होता है ये, और कुछ नहीं है। ये सब फिजूल की बातें हैं कि आपने अपने जिस्म को, अपने आप को इतना सस्ता बना लिया ना, कोई भी आएगा, इस्तेमाल करेगा, फेंकेगा और चला जाएगा। यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सहूलियत ढूंढ रहे हैं हमारी जनरेशन, क्या कर रही है ना, जूझना नहीं चाहती किसी चीज़ से, सहूलियत ढूंढ ली। हर रिश्ते को ना एक नाम दे रहे हैं ताकि वो प्योरिटी में दिखना शुरू हो जाए। अगर हम पहले ज़माने में किसी के साथ अफेयर होता तो कहता था कि वो रखेल है उसकी, है ना, कहते थे इसका प्यार मोहब्बत में अफेयर चल रहा है किसी के साथ, अब वो सिचुएशनशिप, अब उसको सिचुएशनशिप बोलते, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, जस्टिफाई कर दिया है ना। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा एक चीज़ यही कहता हूँ कि भाई गोबर पे चेहरे रखने से केक नहीं हो जाता है, वो रहेगा गोबर ही। गोबर ही है। समाज में जो चीज़ें गलत हो रही थी उसको इतना प्योरिफिकेशन के साथ पेश किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा लगे। आज हम, पहले डालडा को बड़ा अच्छा बोला जाता था कि डालडा खाओ, उस बाद में बोला इसी से बीमारियां होती हैं, फिर बोला गया रिफाइंड खाओ, आज उसी से बीमारियां, चीज़ें हो रही है ना। आप उस अति तक क्यों जाते हो? मैं हमेशा कहता हूँ जिस आदमी का, जिस औरत का एक इंसान से पेट नहीं भरा, दूसरे पे जा रहे हो, तीसरे पे जा रहे हो, कर्मा है, तुम्हारी बेटी भी यही करेगी, फिर झेल लोगे, खून तो तुम्हारा ही जा रहा है, यही होगा। True. तो जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपकी बेटी वो करे और आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो फिर आप सही पेशे में हो। ये कुछ जैसे हम शादी करते हैं, शादी बहुत बड़ा एक वो पूरा रिचुअल्स का एक वो है, बुफे है पूरा, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। आप लोगों के हिसाब से ना कुछ ऐसा है जो शादी की रस्मों में बदलना जाना चाहिए, जिसको बदल देंगे कुछ रस्मों में, कुछ कस्मों में कुछ बदल देंगे तो चीज़ें सही हो जाएं शायद? मुझे लगता है जो 7 फेरे होते हैं ना, इन 7 फेरों को बदलना चाहिए। संस्कृत पढ़ने की बजाय ना ज़िंदगी पढ़ानी चाहिए कि ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें आएंगी, इन तकलीफ़ों में साथ दोगे। 7 फेरों में ये बड़ा इंक्लूड होता है कि आज से ये पता है पति जो भी कमा रहा है वो पत्नी को ला के देगा, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। पत्नी को नहीं बोला जाता कि ये तुम जो कमा के ला के दे रहा है उसको घर में घर बना के रखना है, उसको उड़ाना नहीं है। पति को बोला जाएगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम किसी और की तरफ मुंह उठा के नहीं देख सकते हो, पराई स्त्री की तरफ नहीं देख सकते हो। पत्नी को क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम देखो, आंखों पे पट्टी नहीं लगी है, लेकिन उतना देखना जिससे हमारे रिश्ते पे कोई आँच ना आए। करेक्ट। मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर। घर की सिचुएशंस के बारे में क्यों नहीं कस्में दिलवाई जाती हैं? 7 फेरे लेने वालों के भी डिवोर्स हो रहे हैं ना, तो ऐसा क्या हुआ जो वो समझ ही नहीं पाए कि उस 7 फेरे का मतलब क्या था? उनको क्यों नहीं बताया गया कि इनका कस्मों का एसेंस क्या है? ये नहीं है कि सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी आहुति दे दी, स्वाहा कर दिया। उसका मतलब ये है कि अब कुछ भी परिस्थिति आए जिंदगी में, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूंगी, तुम चलोगे तो मैं साथ साथ चलूंगी, तुम दौड़ोगे तो मैं तुम्हारी रफ्तार भले ही ना पकड़ पाऊँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि तुम्हारी दौड़ में तुमको सराहा सकूं। अगर तुम उदास बैठोगे, थक कर हार के बैठोगे, तो मैं तुम्हारा कंधे पे हाथ रख के ये बताऊंगी कि तुमने जितना किया वो अच्छा किया और वो काफ़ी था। दौड़ में नहीं लगाना था। हल्दी की रस्में होती हैं, एक दूसरे को चिकना बनाने में, गोरा बनाने में लगे होते हैं, रगड़ रगड़ के पूरे शरीर पे हल्दी लगा देते हैं। क्यों? ताकि सुंदर दिखे। मन का सुंदर बनाना किसी ने नहीं सिखाया। सही बात है। तो अगर शादी की रस्में बदलनी है तो उधर बदलो जहाँ पे तुम ये बता सको कि असल ज़िंदगी क्या है। ये 4 दिन के ढोंग ढकोसले सब खत्म हो जाएंगे। तुम सज धज के मेकअप पार्लर से आके जब बैठोगे घर में, जब विदाई होके आएगी, कपड़े बदल के ससुराल में होगे। ससुराल में कैसे रहना है, वो ससुराल को बना के ससुराल रखना है या घर बनाना है?
तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अब तक जो सीख के आई हो 25 साल में, वो दिखाओ इनको। तुम कैसी इंसान हो, कितनी खुश मिजाज हो, किस तरीके से जीती हो, क्या क्या खाने में पसंद है, इनको भी खिलाओ, इनको भी घुमाओ। अपनी जो ज़िंदगी में तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं वो इनको दो लाके, जो इनकी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ हैं वो तुम लो। ये शादी होती है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि यार इनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है, ये तो मेरी बातों को समझते ही नहीं है, मुझे तो ये पसंद है, इनके घर में ये नहीं बनता। अगर तुम्हारे घर तुमको जो पसंद है वो इनके घर में नहीं बनता है तो अपना अलग बना लो या मंगा लो। डोंट कंप्लेन अबाउट इट। उनका घर वैसे ही चलता आ रहा है, तुम नई हो, या तो उसको नया बना दो या फिर खुद को बदल लो। खुद को नहीं बदल सकती हो तो देन एक थर्ड वे ऑप्शन निकालो कि क्या किया जा सकता है। वो शादी होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2 रिचुअल नए आने चाहिए, बदलना सारे अच्छे ही हैं, 2 नए आने चाहिए कि फेरों के बाद या फेरों के वक्त ही दोनों तरफ के माँ बाप को ये समझाया जाए कि आपका हाथ कितना होना चाहिए, अब कितनी ढील देनी है और कितनी पकड़ रखनी है, अब आप दोनों की जिम्मेदारियां कितनी है। क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी हो गई अब हम जो चाहे कह सकते हैं। ये दूसरा रिचुअल ये होना चाहिए कि शादी होने के बाद वो जो समाज रोटियां तोड़ने आया है उन्हें ये शपथ दिलाई जाए कि आप इनके रिश्तों के बीच में नहीं घुसोगे, उतनी ही दूरी बना के रखोगे जितनी आपकी औलाद ने आपसे बना के रखी हुई है। ये होना चाहिए। अगर आप रिश्तेदार, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ भाई कि रिश्तेदारों की राय और हिजड़ों की हाय दोनों घर बर्बाद कर देती हैं। अब आपको क्या चाहिए वो आपकी मर्जी है। यही है। लाइन मारी है भाई, रील वाली लिख लिया। वो कह रहा है रील नंबर 14 नोटेड। हाँ भाई एक यूट्यूबर हैं। अच्छा, एक तरफ हम क्या करते हैं ना कि हम लोगों को ना अपना पार्टनर किसी से शेयर करना बर्दाश्त नहीं है। कोई हमारे पार्टनर की तरफ देख भी ले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक यूट्यूबर हैं भाई साहब की 3 शादी हो रखी हैं, तीनों बीवियां खुश हैं आपस में, कहती हैं बहनों की तरह रहते हैं और हम तो बड़े खुश हैं। ये क्या है, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने का वो है या ऐसा नहीं हो नहीं, भी बिकी सकता हुई है? है, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके पैसे पे बिकी हुई है। जिस औरत का ज़मीर होता है ना, वो पहले सबसे पहले अपनी इज्जत के लिए उस आदमी को छोड़ती है कि तुम्हें दूसरी औरत चाहिए, शौक से रखो, मैं नहीं रखूंगी क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं सेकंड ऑप्शन नहीं बन के रखूंगी। लेकिन अगर मैं वहाँ हूँ, मैंने एक अलाउ कर दिया, चलो ठीक है मेरा पति है, प्यार करता होगा, मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उसके ख्याल रखने के लिए हम को पेरेंटिंग कर सकते हैं, दैट इज़ अ ऑप्शन। बट तीसरी भी आ गई है, चौथी भी आ गई है, 5वीं भी आ गई है, तो तुम कहाँ हो? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रुके हुए हो, सिर्फ पैसे के लिए और फेम के लिए रुके हुए हो। प्यार तो खत्म हो चुका है, शादी तो खत्म हो चुकी है, रिश्ता तो मर चुका है, तो डोंट कॉल इट अ मैरिज। हाँ, थ्रीसम कब से मैरिज हो गई? नहीं भाई, They say we are sisters। ये बकवासबाजी है। ये बहन वो वाली ऐसी चीज़ थोड़ी है ना होती है कि यार। किसी के पास पैसा है तो उन्होंने इसको नया रिचुअल बना दिया। ये है, हर वो आदमी जो किसी मुकाम पे या किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, तो वो उस चीज़ को प्रूफ करने में जरा भी नहीं झिझकता कि मैं सही कर रहा हूँ। और ये समाज भी ये कहता है कि भाई वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास है। तो इवन वही से है। तो ओपन मैरिज ना, ओपन मैरिज का मतलब क्या है कि हम दोनों शादी में तो रहेंगे, बट तुम किसी के साथ जाओ, मैं किसी के साथ जाऊं, ये जस्टिफाइड है बिकॉज वी आर इन अ ओपन मैरिज। क्यों? बिकॉज पैसा है उसको जस्टिफाई करने का, अदरवाइज उसको अफेयर बोला जाता अगर पैसा नहीं होता तो। और गलत है भाई, देखो देखने वाले भी हम ही हैं, प्रेज करने वाले भी तो हम ही हैं। वही है, आप एक आदमी आवाज उठाता है उसका कमेंट डिलीट हो जाएगा, इतना ही फर्क है। उठाओ सारे, जाके खड़े हो जाओ, एक्सेप्ट मत करो, देखना छोड़ दो, हो जाएगा सब कुछ सही। एक आदमी 3 औरतें आज आपको सही लग रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं है कि जब 3 आदमी और एक औरत मिलेगी, तब क्या करोगे? दूसरों की बेटियां देख के तो, दूसरों की बहुएं देख के तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है जाने दो, स्त्री तो आपके घर में भी है, पुरुष तो आपके घर में भी है, ख्याल बदलने में वक्त नहीं लगता। यही है। अच्छा आदि, एक चीज़ बताओ। हाँ जी। ना रिलेशनशिप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक बंदा जो होता है ना, वो ना उसको सालों लग जाते हैं, वो ना अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाता है, और लड़की चुटकियों में मूव ऑन कर जाती है। सच बताऊं, हाँ, लड़कों को लगता है दूसरी नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिला था, और लड़कियों को लगता है आ जाएगा। बहुत ध्यान से सोचना इस बात को, हर लड़के के साथ होता है कि यार बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े सब्र से कोई इंसान मिला था, अब क्या होगा। वो ना अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की को दे देता है, वो सब कुछ बता देता है,
एक इमोशनल लड़का, एक सीधा लड़का ये तक बता देता है कि उसके घर की तिजोरी का पासवर्ड क्या है, अगर वो है इस तरीके का तो। वरना लोग तो वो भी हैं कि जो अपने बाप का नाम तक ना बताए, अपने घर का एड्रेस तक ना दे, कि कल को कभी आ ना जाए टूटने के बाद। तो एक लड़का क्या होता है ना, उसको लगता है कि जब किसी रिलेशन में जाता है ना, लड़के के जहन में यही होता है कि दो ही चीज़ें होंगी, कि या तो ज़िंदगी भर यही मेरी साथ रहेगी, यही पत्नी बनेगी, या फिर कुछ कुछ वक्त के लिए है, एंजॉय करो और छोड़ दो। दो ही तरीके के लड़के होते हैं। ज़्यादातर लड़के जो जहन में लेके बैठे होते हैं ना ब्रेकअप के बाद भी, वो लड़के वही होते हैं जो ये सोच के बैठा था कि मेरे पास और नहीं है ऑप्शन, भाई तुम ही ऑप्शन हो, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है। वो हज़ार चीज़ें छोड़ रहा था तुम्हारे लिए, वो हज़ार चीज़ें सह रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हारी एक आनाकानी से या तुम्हारी किसी एक ख्वाहिश की वजह से तुमने छोड़ा, उसकी ख्वाहिश से तुम्हारे साथ चली गई। अब वो लड़का डरेगा किसी दूसरे के साथ जाने में। वो डरता है कि जो गलती यहाँ हुई है अगर वहाँ हुई तो ये होता है। लड़की के साथ तो लड़कियों का क्या होता है ना, वो मूव ऑन इसलिए कर जाती है, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, उनकी सहेलियाँ भी आ जाती है, अरे कुछ नहीं होता, उसके जैसे 36 आएंगे। लड़कों को पता है कि तुम्हारे जैसे 36 नहीं है। चल लवली, एक क्या होता है रिलेशनशिप में ना, हम ज़्यादातर क्रेडिट जो देते हैं फीमेल को देते हैं। सालों से चली आ रही है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। रियलिटी क्या है? लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, जहाँ भी देखो मर्द ही बर्बाद हुए हैं। सच्चाई क्या है? यार हमने लव स्टोरीज के एग्जाम्पल ना समाज ने गलत फ्लोट किए हुए हैं। हम्म, हमने लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, शाहजहां मुमताज, हम्म, साहिबा मिर्ज़ा, हम्म, हमने वो लव स्टोरीज फ्लोट की अपने जनरेशन्स में जो इनकम्प्लीट थी, जो अधूरी थी। हमने कभी उन लोगों को एग्जाम्पल नहीं बनाया जिनका प्यार मुकम्मल हो गया, जिन्होंने प्यार के लिए लड़े भी और आपस में करके दिखाया कि प्यार अच्छा होता है, प्यार सच्चा होता है, और प्यार अधूरा रहे वो प्यार नहीं होता। प्यार है तो हासिल करो, उसको निभाओ, उसके लिए लड़ो, उसके लिए मरो। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के लिए किया था। बिल्कुल। प्यार कमिटमेंट मांगता है, प्यार जान मांगता है। या तो रहना है तो इसी के साथ रहना है, या फिर मुझे कोई नहीं चाहिए। और ये जो अब मैं अगर आपको मिर्ज़ा साहिबा की कहानी सुनाऊँ ना, मिर्ज़ा साहिबा दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अब जो साहिबा थी वो घर से भागी बिकॉज़ उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो भाई थे, उनको मंजूर नहीं था। अब मिर्ज़ा के साथ वो भागी और मिर्ज़ा के घर में उस दिन उनकी बहन की शादी थी। तो उनकी बहन उनको रोक रही थी कि नहीं भाई आप मत जाओ, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप आज मत जाओ, आज मेरी शादी है। वो मिर्ज़ा ये बोलता है कि नहीं, मैं वापस साहिबा को लेके आऊँगा, उसको मेरी ज़रूरत है। मिर्ज़ा ने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, साहिबा को उसके घर से उठाया, घर से लेके गए। वो थक कर एक के पेड़ के पास जाके बैठे। अब पेड़ के पास जब जाके बैठे थे तो मिर्ज़ा बैठा हुआ है टेक लगा के पेड़ के पास में। उनके पास वो तीर कमान उस वक्त पे चलते थे, उनके तीर उन्होंने साइड में रखे हुए हैं और साहिबा भी उनके साथ में लेटी हुई है। अब इन दोनों की आंख लग जाती है। साहिबा को अचानक से ना एक आहट सुनाई देती है घोड़ों की आवाज़ की। वो देखती है दूर से तो उसको दिखता है कि उसके बाप और भाई आ रहे हैं पूरी फ़ौज लेके। अब उसको ये लगता है कि ये फ़ौज लेके आ रहे हैं, इसके पास तीर हैं, ये मिर्ज़ा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर इन दोनों की लड़ाई हो गई तो गलत होगा, मिर्ज़ा को बात करके समझाना चाहिए। तो मिर्ज़ा जब सो रहा था तो साहिबा ने जैसे ही देखा घर वाले आ रहे हैं, उसके सारे तीर को तोड़ दिया। घर वाले आए, मिर्ज़ा से कोई बात नहीं करी, उसको बहुत बुरी तरह से मार दिया। मिर्ज़ा ने वहीं दम तोड़ दिया। अब इसमें गलत कौन था? प्यार गलत था? नहीं, लड़की गलत थी। अगर समझाना था तो भागने से पहले समझाते। अगर जब बात लड़ाई की आ गई, जब देख रहे हैं कि सामने वाले हथियार लेके आ रहे हैं और भीड़ में आ रहे हैं, मेरा बंदा अकेला है, तो उसके हथियार को तोड़ना नहीं था, हथियार उठाना था, उसके लिए लड़ना था, उसके साथ लड़ना था। अगर घर वालों के लिए इतना ही प्यार था, अगर वो इतनी ही बातों से समझने वाले थे तो फिर भागे क्यों? अगर वो इतने ही अच्छे तो फिर भागे क्यों? तो ये जो समाज में इनकम्प्लीट लव स्टोरीज की, इनकी लव स्टोरी को बहुत एकदम बना दिया कि यार इनका प्यार बहुत अमर था। क्या अमर था? लड़की की वजह से वो लड़का मर गया, ये किसी ने नहीं बताया। लैला मजनू की कहानी में लैला ने मजनू को सिर्फ इस वजह से छोड़ा था, तुम मेरे पापा के आगे घुटने टेको, अगर तुम मेरे बाप के सामने आके घुटने नहीं टेक सकते हो, मेरे लिए भीख नहीं मांग सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। मजनू ने अपने पहले बाप को भेजा
उसका लैला का बाप नहीं माना। मजनू फिर खुद गया उस लड़की के बाप को मनाने के लिए, लैला के बाप को मनाने के लिए। लैला का बाप नहीं माना। लैला के बाप ने जब बहुत सारा उल्टा सीधा बोला मजनू को, तो मजनू ने उल्टा जवाब दे दिया। लैला की तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई, तूने मेरे बाप के साथ ऐसे कैसे बात कर दी, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती हूँ। मजनू वहाँ पे पागल हो गया लैला के प्यार में, सिर्फ लैला लैला करता रहा। क्यों? क्योंकि उस लैला को प्यार से ज़्यादा उस टाइम पे ये लगा कि यार इसने तो घुटने ही नहीं टेके, घुटने टेके तो थे, कितना झुकता, कितना मरता, तुमने क्या किया। समाज ने प्यार के जो उदाहरण दिए हैं इस दुनिया को, वो गलत दिए हैं। प्यार का मतलब हमेशा से साथ निभाना था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, साथ निभाना था। सिचुएशंस के हिसाब से, सौदों के हिसाब से, शर्तों के हिसाब से साथ निभाना प्यार नहीं होता। ये करेगा तो मेरा प्यार है, ये नहीं किया तो मेरा प्यार नहीं है। शर्त नहीं होती प्यार में, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। फिर वो ना ये कम होता है ना ज़्यादा होता है कि तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, तुम मेरे से कम प्यार करते हो, ये मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं। प्यार सिर्फ प्यार होता है, उसमें कोई तराजू नहीं होता। ये इनका अभी इन्होंने जो बोला उससे मुझे एक याद आया कि हमें ताजमहल तो याद है क्योंकि किसी अमीर रईसजादे ने बनाया था, लेकिन पहाड़ काट के दशरथ मांझी ने भी तो ये बताया था कि मोहब्बत क्या होती है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो गरीब था इसलिए किसी को पता नहीं थी, तो मूवी बन गई, आज तक पता नहीं चलता। ये समाज डरता है कामयाब स्टोरी को बताने में, प्यार मोहब्बत की, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बता दिया कि ऐसे कामयाब हुआ जा सकता है तो हमारी औलाद कल को ऑब्जेक्शन ना उठा दे, कल को हमारी औलाद ये ना कह दे कि वो भी तो हुए थे। जब भी कोई कपल किसी रिलेशन में आता है और वो अपने घर बताते तो कहते हैं उनका भी तो हुआ था, देख क्या हाल हो गया। कभी नहीं कहते कि उनका भी हुआ था, देख कितने कामयाब हो गए, कभी नहीं बताते। मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि जो औरत, जो महिला अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती एक रिश्ते में आने के लिए, और जो मर्द समाज से नहीं लड़ सकता एक रिश्ते को बचाने के लिए, उन दोनों के एक होने का कोई हक नहीं बनता। माँ बाप सबके प्यारे हैं तो फिर प्यार नहीं करना था। अगर इतने ही प्यारे थे तो, अगर प्यार में आ गए हो तो फिर आप धोखेबाज हो, और फिर ये धोखा आप हर किसी के साथ कर रहे हो। दोनों परिवार को साथ लाने की जिम्मेदारी आप दोनों की। अगर ये भी नहीं हो रहा तो आगे तो पूरा समाज खड़ा है लठ लेके, कैसे जीतोगे। वही है, तो समाज डरता है सक्सेसफुल स्टोरीज बताने। हर अंबानी सबको पसंद है, अंबानी बना कैसे किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ये दिक्कत ये है कि वही वाली चीज़ है ना भाई कि कटता हुआ मुर्गा किसी को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन थाली में बटर चिकन चाहिए सबको। हाँ, तो यही वाली चीज़ है। एक फीमेल सेंट्रिक क्वेश्चन है कि एक लड़की की जो माइंडसेट है ना लड़की का, वो ये रहता है कि किसी ना बस में बैठ के रोने से अच्छा है कि एक लैम्बोर्गिनी में रो लो। ये क्या चीज़ है? पता है, इंसान के लिए ना जब पैसा मायने रखता है तो फिर उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। आप चाहे लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो, चाहे बस में बैठ के रो, महल में बैठ के रो, या झोपड़ी में बैठ के रो तो रही हो ना। दिल में संतुष्टि रखो। लोग महलों में भी रो रहे हैं, और दिल में अगर संतुष्टि नहीं है तो आपके पास लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी ना, तो भी आप फिर रोल्स रॉयस की ही उम्मीद करोगे। पड़ेगा। और इसी पे मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आई भाई कि महात्मा बुद्ध ने शांति और सुकून के लिए महल छोड़ा था, और हम शांति और सुकून के लिए महल बनवा रहे हैं। फर्क है। आप किसी भी स्थिति में बैठे हो, अगर आप मुस्कुरा नहीं रहे हो तो बर्बाद हो। चाहे महंगी गाड़ी में बैठ जाओ, चाहे सस्ती गाड़ी में बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आंखों में आंसू है तो वही है, हम बेकार है। मैं जितने भी लोग हमें देखते हैं, कल रात को मैंने एक बड़ी पोस्ट डाला था, काफ़ी कमेंट आए थे, तो लोग कह रहे भाई क्या हो गया। मुझे तकलीफ होती है ये जान के कि जब हम कुछ बताते हैं उसको सोचे समझे बिना लोग ये कहते हैं कि ये तो बर्बाद कर रहे हैं। हर बड़े शायर की शायरियाँ जो तुम स्टेटस पे लगाते हो, वक्त पे लोगों ने उन्हें भी बर्बाद कहा था, है ना। तो वो वाली, जिसने समाज के खिलाफ आवाज़ उठाई है अपनों को और अपनों के लिए, हमेशा वो बुरे ही बने हैं। वही है। एक गर्ल होने के ना अपने एडवांटेज हैं, ऐसा ना कई गर्ल्स ने भी एक्सेप्ट किया है सोशल में। आपको जॉब इजी मिलती है, प्रमोशन इजी मिलती है, अगर जॉब है तो प्रमोशन इजी मिलती है, बहुत सारी, आपको बॉस बड़े आराम से ट्रीट करता है, बंदा है तो गालियाँ पड़ जाएंगी आपको एक काम के लिए। ऐसा क्यों? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये? देखो, पहली चीज़ तो ये दो सिचुएशंस हैं। अगर बॉस है, अगर लड़की कुछ भी नहीं कर रही, आंखें तो सेक रहा है ना,
तो शायद इसलिए भी उसके लिए आसान होता है उस लड़की को मनाना, बहलाना, फुसलाना, कुछ भी करना। लड़कियों को भले ही लगे कि मैं काबिल हूँ इसलिए हम्म, मुझे इतना जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन काबिल फिर बाकी सब लोग हैं जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर लड़की का किरदार ऊंचा होगा, जो नौकरी और इज्जत में इज्जत को ऊपर रखती है ना, वो ये सब चीज़ें देखती नहीं है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन मेरे से कितना प्यार से बात कर रहा है, उसको पता लग जाएगा कि इसकी नीयत गलत है। हम्म, वो उस नीयत को एक्सेप्ट करती है, उस आंखों को एक्सेप्ट करती है, उन फ्लर्टियस चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा निकल रहा है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है, उसको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको दूसरों से और बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन आदमी के लिए नौकरी ज़रूरी होती है। उसको लगता है कि मुझे घर चलाना है अपना, मुझे घर में जाके अपनी सैलरी देनी है, मुझे बच्चों की फ़ीस भरनी है, मुझे माँ बाप के लिए दवाइयाँ लेके आनी है। आदमी वहीं खड़ा खड़ा चुपचाप सारी बॉस की गालियाँ सुन लेता है, क्योंकि उसको पीछे घर संभालना है अपना। लड़कियों के पास घर संभालने की जिम्मेदारी नहीं होती है, ऑप्शन होता है। सो यू एक्सेप्ट दैट कि ये एडवांटेज है गर्ल्स के इट पास। इट इज़ एन एडवांटेज। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी। वहाँ पे मेरा एक सीनियर हुआ करता था, जो कि ऐसा था कि पब्लिक में, मतलब बीच ऑफिस में तो हमारे केबिन्स बने हुए होते थे, मतलब वो एक डेस्क होता है ना जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे सबके बीच में तो वो गाली देता था, बहुत गुस्सा करता था, सबसे बदतमीजी से बात करता था, इवन मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात करता था। तब तक आई वॉज नॉट इन दिस सोशल मीडिया, मेरा कहीं कुछ नहीं था। और जैसे ही वो मुद्दा शांत हुआ, कुछ काम शांत हुआ, लड़कियों के कंधे पे हाथ रखता था एंड सीधा उनको अपने केबिन में लेके जाता था, और वहाँ उनसे सॉरी बोलता था, प्यार से बात करता था। और अगर मतलब फॉर एग्जांपल चेयर ऐसी है तो टेबल पे आके सामने बैठ जाएगा, बहुत क्लोज इंटीमेट होके बात करता था। एक दिन उसने मेरे साथ मतलब बहुत बदतमीज़ी करी पब्लिक में, और मेरे को बोला कि मेरे को बात करनी है तेरे से। मेरे साथ वो पहला इंसिडेंट था। मैंने कहा बोलो। कहते नहीं बेटा, बेटा करके बात कर रहा है, मेरी 2 बेटियां हैं, तू समझ मेरी बात को। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे अपने केबिन के अंदर लेके गया एंड मेरे को बोलता, तुम समझो मेरे को ना बाहर सबके सामने बोलना पड़ता है, बट जैसे मैं बोलूँगा वैसे अगर तुम करोगी ना तो वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। द नेक्स्ट थिंग आई डिड ना, मैंने उसको पुश किया, एक रैप्टा लगाया और सीधा बाहर निकल के एचआर के रूम में गई, अपना रेजिग्नेशन साइन किया, एमडी के रूम में गई, उसकी कंप्लेन करी और छोड़ के उस दिन ऑफिस को आ गई। इट हैपन टू मी, मेरे साथ भी हुआ था, बट आई डिसाइडेड माई रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द प्रमोशन। वो मेरा चॉइस था। एडवांटेज सब लड़कियों के पास होता है। वो आदमी आज भी उस जगह पे नौकरी कर रहा है, आप कहीं और हैं। मैं कहीं और हूँ। जिसके लिए इज्जत मायने रखती है ना, नौकरी भले ही कोई और मिल जाए, उसकी इज्जत हमेशा बड़ी रहती है। जिसके लिए नौकरी ज़रूरी होती है ना, उसकी इज्जत कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब एक फीमेल की जो एक्सपेक्टेशन है ना, हम मेल्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे आदि ने भी बोला कि ना हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है ना हम पहुँचे, और हमारी वाइफ जो है या पार्टनर जो है वो हमारी फैमिली के साथ हंसते हुए मिले, हमें बिल्कुल। खुश मिले। फीमेल की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उसको चाहिए कि कोई नहीं चाहिए मेरे को, इज्जत, मेरे लड़की को सिर्फ अलोन, इज्जत। हाँ इज्जत, पर अलोन चाहिए, मुझे अकेला चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए बस, उसको फैमिली में से कोई नहीं चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि मैं अकेले रहूं, और मेरे को नहीं चाहिए कोई और, क्यों हम नहीं दोनों। चाहिए? रीज़न दो, क्यों नहीं चाहिए? अगर लड़की के पास रीज़न है कि तुम्हारी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मैं इमोशनली बहुत हैम्पर हो रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है, मेरी सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात हो रही है, मेरे सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, देन इट्स ओके। आपको डिसीजन लेना चाहिए। योर फैमिली मे बी रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है माँ बाप अच्छे हों, हर सही माँ बात। बाप अच्छे नहीं होते हैं। और माँ बाप को हम लोगों ने ना भगवान बनाया हुआ है, समाज ने भगवान बनाया हुआ है, ये गलत है। माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, वो गलत फैसले लेते हैं, वो गलत सोच सकते हैं, वो बुरा नहीं सोचते, बस बुरा नहीं सोचते। इतना फ़र्क होता है। अगर माँ बाप गलत हैं, आपकी पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, आपकी पार्टनर आपको पता है कि अच्छी इंसान है, देन उसका साथ दो, उस घर से निकल जाओ। माँ बाप को समझाओ कि मम्मी पापा मेरी गृहस्थी थोड़ी सी परेशान हो रही है, मैं आपका ख्याल रखूँगा, रिश्ता नहीं ख़त्म करूँगा, मैं आपकी जिम्मेदारी भी उठाऊँगा, मैं उसकी जिम्मेदारी भी उठाऊँगा। ये आदमी का फ़र्ज़ बनता है फिर बीच में खड़े होके, क्योंकि आदमी
इधर से परिवार को पकड़ के रखता है, इधर से औरत का हाथ थाम के होता है। वो बीच में हमेशा आदमी बीच में, जिसे कहते हैं ना आदमी बीच में पिसता है, वो सच में पिसता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। माँ बाप अपनी तरफ बोलते हैं कि यार मेरा बेटा है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। लड़की बोलती है मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए। ये जो लड़ाई होती है ना, घर से जाना है तो जिम्मेदारियाँ साथ लेके जाओ, जिम्मेदारियाँ से भाग के मत जाओ। अगर लड़की भी बोल रही है अलग रहना, रहो, लेकिन फिर जो तुम्हारा बहू होने के फ़र्ज़ है ना, एज़ बहू, एज़ इंसान, वो अपने माँ बाप के साथ निभाओ। फिर बेटे को मत रोकना कि उनसे जाके मिलना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी, हम अलग आके रह रहे हैं, उनसे रिश्ता तोड़ दो। नहीं, वो क्यों रिश्ता तोड़ेगा? वो उसके माँ बाप हैं, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तुम उसको निभाने दोगी और वो निभाएगा। तो घर से अलग जाओ, तो अलग जाके रहो, अच्छी बात है, अपनी गृहस्थी बसाओ, अच्छी बात है। हमारे माँ बाप भी कभी ना कभी अलग हुए होंगे अपने हमारे दादा दादियों से, उसमें बड़ी बात कुछ नहीं होती अलग रहना, लेकिन अलग रह के जिम्मेदारी कितनी उठाते हो वो मायने रखता है। क्योंकि दादा दादी हमारे घर में आके रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा, पापा ने बोल दिया कि नहीं मेरी माँ को पसंद नहीं, मेरी बीवी को पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से निकलो। आए हैं, रहे हैं, जिम्मेदारियाँ उठाई गई हैं, जिम्मेदारियाँ उठाई जा सकती हैं तो फैसले लो, लड़ो, आगे बढ़ो, गृहस्थी संभालो। जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते हो तो तुम सबसे पहले तो भाड़ में जाओ, तुम ही किसी काबिल नहीं हो। और इसी पे ना जो आपने सवाल पूछा था, मुझे कहीं ना कहीं ये भी बहुत लगता है कि आदमी बचपन से जहन में है कि मुझे जिम्मेदारी लेके चलनी है, तो वो तैयार है, दिमाग तैयार है, सीरत तैयार है। औरत चाहती है कि शादी के बाद मुझे आज़ादी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं शादी हो जाएगी तो मैं आज़ाद रहूंगी। फीमेल तो पहले भी आज़ाद है ना, बाप आज़ाद है। हम लोग कहते हैं पापा की परी, पापा की परी कहते हैं, बट ये भी तो कहते हैं ना कि बाप की गरीबी बर्दाश्त हो गई लेकिन पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं हुई। ये बात भी ठीक है, ये भी तो है। आज़ाद तो पहले भी थे। शादी से पहले पूछ के जाना पड़ता है, बता के जाना पड़ता है, माँ बाप होते हैं। शादी के बाद सिर्फ पति होता है। इस ख्वाहिश से आती हैं कुछ लड़कियां कि एक इंसान होगा। एग्जैक्टली यही मेरा था कि हाँ, लेट्स सपोज अभी शादी के पहले आपको फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शादी के बाद आपको बिना किसी रीज़न से वही लड़के के माँ बाप पकड़ने लगते हैं। और उसी का कारण है कि आज हमारे यहाँ पे इतने वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। आप घर में नहीं रखना चाहते पेरेंट्स को, उनके साथ नहीं रहना चाहते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई कि जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है ना, अक्सर वही अकेला कोने में बैठ के रोता हुआ मिलेगा बाद में। क्योंकि जिसको पता है जिम्मेदारी निभानी है, वो दोस्त भी अकेला बैठेगा तो भी दोस्त को बुला के बैठाता है। उसे पता है कि दोस्त आएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कुछ वक्त के लिए उसके साथ, लेकिन फिर भी। तो औरतों का कुछ औरतों का क्या हो गया है ना, वो ये चाहती हैं कि मुझे रोका टोकी ना हो किसी चीज़ की। मैं अपनी मर्जी से उठूं, अपनी मर्जी से खाऊं, अपनी मर्जी से किटी पार्टी करूं या शराब पीऊं या स्मोकिंग करूं, जो भी करना है करो। लेकिन जब बच्चे हो जाएं तो फिर ये मत कहना कि नाना नानी या दादा दादी को बुला लो, क्योंकि बच्चे को ठंडा और गर्म पानी कितना महसूस होता है ये बूढ़ों को पता होता है। इसीलिए दाई माँ आती है, क्योंकि बुढ़ापा और बचपन ठीक एक जैसा होता है। उनकी स्किन को वो महसूस हो जाता है कि ज़्यादा ठंडा कौन सा, ज़्यादा गर्म कौन सा है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं बॉम्बे में था, मैं कल परसों कहीं बात भी कर रहे थे। पहले ना बच्चों के लिए वो ट्रॉलियाँ आती थी कि बच्चे को बैठा दो, ट्रॉली में लेके चलो, ठीक है, अच्छा हुआ। गोदी कमज़ोर हो गई, गोदी कमज़ोर हो गई ना। अब क्या हुआ, वो ट्रॉली भी चली गई क्योंकि हाथ भी कमज़ोर है। अब वो कंधों पे बेल्ट, सही कह रहे हो, अब बेल्टों से छाती पे बांध के घूम रहे हैं। अब एक आई है बकेट सी, मैंने देखी है, जिसमें कभी कुत्ते बिल्लियों को लेके चला जाता था, वो सेम बकेट ऐसे सी टाइप में, उसमें बच्चा लेटा हुआ है, ऐसे लेके चल रहे हैं समाज में, लगेज की तरह। लगेज की तरह। आपका बच्चा है, आपकी जिंदगी, आपका समाज, जियो। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ ये कि ये बच्चा माँ की गोद भी डिजर्व नहीं करता क्या? इतनी कमजोर है आपकी गोद की, अपनी औलाद को सीने पे लगा के नहीं चल सकती। कितनी लड़कियां का वो केसेस मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हम बच्चा नहीं करेंगे, हमारा फिगर खराब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। शिल्पा शेट्टी के घर जाके देखो कैसा चल रहा है। हाँ, हकीकत है। सोशल मीडिया पे मत जाओ कि हर कपल हंसता हुआ दिख रहा है, नहीं हंसता हुआ है। वो कहते हैं ना कि वो जो हर जगह मुस्कुराते हैं, कहीं ना कहीं रोने की वजह तो उनके पास भी होगी। तो सब दुखी हैं इस दुनिया में, जिम्मेदारियों से सब भाग रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आदमी को पता है कि मैं भागूं या अकेला बैठूं या कुछ करूं, आना शाम को घर ही है। औरतों को ये पता है कि बगावत कर दी तो या तो इस घर से निकलेंगे, इस फ्लैट से निकलेंगे, मैं आज़ाद तो हूं।
मैं हमेशा कहता हूँ जिस घर में माँ बाप नहीं है ना, वहाँ की परवरिश में सिर्फ गालियाँ होती हैं। एग्जैक्टली। जिस घर में माँ बाप है ना, उन्हें पता है कि शर्म और हया में फ़र्क क्या होता है। हमने हमेशा घूंघट का विरोध किया है, लेकिन नंगेपन का हमेशा नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि घूंघट कितना रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है, कितना गिराना है ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अब मर्जी आपकी है, समाज आपका है, घर आपका है, समाज तो चाहता है आपको नंगा देखना, ये हकीकत है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप खुश, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई नसीब वाली है वो औरत जिसका पति कपड़ों पे रोका टोकी करता है, वरना समाज तो आपको नंगा देखना चाह रहा है। उतार तो किसने क्या देखा है। तो वो वाली चीजें भाई, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कोई जिंदगी में आप नहीं बनाए जो आपको आपके साथ रोका टोकी करे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना, आपका पति, आपका भाई, आपके सास ससुर, आपके माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं तो तुरंत जवाब देने से पहले 2 मिनट का साइलेंस लेके अगर आप बैठ के सोचो कि मेरा फायदा क्या है, तो घर बस जाएगा। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी औलाद पैदा और मर जाए। वो तो तड़प रहे थे 9 महीने से उस चेहरे को देखने के लिए, और फिर वही लात मार के वृद्धाश्रम फेंक देते हैं। माँ हाथ पे टैटू माँ का लिखा हुआ, और माँ कहाँ है? वृद्धाश्रम में। ये है हमारी सोसाइटी। मुझे याद आता है कि हम एक चोट आप अपने बच्चे को गोद से उतार देते हो, लेकिन आपके साथ के जो माँ बाप हैं 60 की एज के, वो अपनी आखिरी सांस तक वो गोद में ही रखेंगे, चाहे उनके पैर दुख रहे हो, चाहे हाथ दुख रहे हो, वो नहीं उतारते नीचे। भाई समाज में दाइमा जो कल्चर आया था, है ना, ये गांव से ही चला था। ये बॉलीवुड में तब वो लेके चलने लग गया, अलग से दिखता है वो पूरी ड्रेस प्रॉपर, दाइमा, पता नहीं नैनी बोलते हैं ना, नैनी बोल दी। हाँ, नानी की इज्जत खत्म हो गई, नैनी आ गई ना। हाँ, तो बुजुर्गों का साथ हमेशा परिवार के साथ था। वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक पालते थे एक बच्चे को। पोता जो होता है ना, 3rd जनरेशन जो होती है, वो हमेशा बुजुर्गों के आसपास रहती है, दादा दादी के आसपास ज़्यादा पसंद करते हैं वो। ठीक है, अब आपने दादा दादी तो आज के कल्चर में दादा दादी तो निकाल दिए, माँ बाप 24 घंटे ऑफिस में, बच्चे को पाल कौन रहा है? यूट्यूब। यही है। अब यूट्यूब पे फिर वही है, वो क्या कमला आती है, फिर गंजी चुड़ैल आती है, वो वही देखोगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद समाज में सर उठा के जिए और अपनी जिंदगी जिए, तो उन्हें बुजुर्गों के पास छोड़ना शुरू करो। लवली, आजकल ना एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, पूरा एकदम एजेंडा चला हुआ है। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि इसमें कितना बिलीव करना चाहिए कि इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अकॉर्डिंग टू यू गाइज, आपके बिलीव के हिसाब से, हु इज़ मोर इगोइस्टिक, अ मैन और अ वुमन? फीमेल ईगो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ओके। यस। मेल ईगो तो हमने बता रखा ना कि आदमी खड़ूस है तो ईगो से भरा हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि वो शांत है, परेशान है, अंदर से बहुत सारी टेंशन्स लेके चल रहा है। नहीं, अगर वो चुप है तो वो ईगोइस्टिक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो वो ईगोइस्टिक है, घमंडी है। अगर वो रूडली जवाब दे रहा तो वो ईगोइस्टिक है। नहीं, आपने बैक स्टोरी तो जानी ही नहीं, आप तो सीधा मॉरल ऑफ द स्टोरी पे चले गए, जर्नी ऑफ द स्टोरी पे गए ही नहीं कि वो इंसान बना क्यों ऐसा, किसने बनाया उसको ऐसा। लेकिन जब बात फीमेल ईगो की आती है तो फिर तो तैयारियां बहुत सारी हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझे यहाँ जाने के लिए नहीं रोक सकते हो, तुम कौन होते हो मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँगी तुम्हारे लिए, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये फीमेल ईगो होती है। एक शब्द लगता है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं। ईगो क्या है? मैं। रिश्ता कैसे चलता है? हमसे। तो जहाँ भी मैं ज़्यादा होगा ना, वो तो है ईगो। और लड़कियों के लिए मैं बहुत बड़ा होता है, एक थप्पड़ पे डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं सह सकती, मैं घर का काम नहीं कर सकती। अब एक मूवी आई है मिसेस, बहुत लोग उसको प्रेज कर रहे हैं कि यार एक औरत है, सुबह से शाम तक किचन में लगी रहती है, उसको उड़ने नहीं दिया जा रहा, उसको फैसले नहीं लेने दिए जा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पैशनेट है, अपनी डांसिंग को लेके वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। बात क्यों नहीं करी? कम्युनिकेट क्यों नहीं करा? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई पैशन था, why didn't you tell the person before getting married कि I will pursue this passion as a job? तुमने सिर्फ उसको क्यों बताया कि मैं डांसर हूँ और मेरे को डांस करने का शौक है? वो शौक बोलोगे तो वो शौक समझेगा, सपना बताओगे तो वो सपना समझेगा, गोल बताओगे तो फिर वो गोल ही समझेगा।
मैन वर्क स्ट्रेट, उनको जो बोला जाएगा वो वैसा ही काम करेगा। तुमने बोला भूख लगी है, खाना ला के देगा। तुमने बोली जाना है घूमने जाना, वो घुमाने लेके चला जाएगा। तुमने बोला कपड़े चाहिए, कपड़े ला के देगा। कौन से स्टाइल के चाहिए, कौन सा कुजीन चाहिए, कौन सा एडवेंचर करना है, वो तो तुम बताओगे ना कि तुम्हारा मन क्या कहता है। मैन इज़ नॉट अंतर्यामी, मैन इज़ नॉट जादूगर, मैन इज़ नॉट थेरेपिस्ट जो तुम्हारी मन की सारी बातें समझ जाएगा। तो ये तो फिर ईगो किसकी बड़ी हुई, क्या ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। फिल्मों में तो यही दिखाया जाता है कि वो तो सरप्राइजेस ला के देगा, तुमने उसको कुछ बोला वो तो सब कुछ कर देगा तुम्हारी ज़िंदगी में। कैसे करेगा? माइंड रीडर थोड़ी है, दिमाग थोड़ी पढ़ सकता है, मन थोड़ी पढ़ सकता है। बताना पड़ेगा ना क्या करना है, वो तो काम ही करेगा ना। तुमने बोला खाना खिला दो, खाना ला के दे देगा। चाइनीज़ खाना है, इटालियन खाना है, एशियन खाना है, क्या खाना है तुम बताओगे ना। तो ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है तुम बताओगे ना। अगर घर का काम तुम्हें नहीं करना आता है तो तुम पहले ही बता दो। इसलिए मैं कहती हूँ शादी से पहले ही बता दो कि आई डोंट लाइक घर का काम, मैं बाहर के कामों में ज़्यादा अच्छी हूँ, या फिर मुझे बाहर जाके काम करना है। तो वो पहले ही बोल देगा यार हमारे घर में तो ये नहीं चलता। अगर हम झाड़ू पोछे के लिए मेड लगा सकते हैं, बट कुकिंग यू हैव टू डू, बिकॉज हमारे घर में ये कल्चर नहीं है। मम्मी करती आई हैं, मम्मी ने ही नहीं बोला कि मेरे को क्यों दबा के रखा। मम्मी ने शौक से किया होगा, अपनी मर्जी से किया होगा, और उन्होंने कोई रूल्स नहीं सेट करे होंगे कि आगे आके आने वाली जनरेशन भी यही करे। आगे आने वाली जनरेशन का फ़र्ज़ बनता है कम्युनिकेशन, ये बताना कि मैं नहीं कर सकती हूँ, और नहीं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं कर सकती हूँ। या तो आता नहीं है या मैं करना नहीं चाहती हूँ। करना नहीं चाहती हूँ तो फिर बैकअप ऑप्शन दो कि मम्मी मेड लगा लेंगे, कुक लगा लेंगे, आप भी आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ, और चीज़ों पे फोकस करते हैं, और चीज़ों में थोड़ा टाइम देते हैं, और चीज़ों में डेवलप करते हैं खुद को। दैट कैन बी ऑप्शन। बट छोड़ के चले जाना, तलाक ले लेना, इस बात पे लड़ाइयाँ कर देना, कलेश कर देना, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ ए एस्केप। वो भागना होता है। तो ईगो तो बड़ी हमेशा फीमेल की हुई। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई कि आदमी औरत की ख्वाहिशों से नहीं डरता है, उम्मीद से नहीं डरता है, वो बढ़ती हुई ख्वाहिशों से डरता है, बढ़ती हुई उम्मीदों से डरता है। उसे तो पता है मैं पूरा करना ही है, जिम्मेदारी है, मैं करूँगा। जब आपने जो इक्वालिटी वाली बात बोली थी वो ठीक यही है कि बराबरी हर चीज़ में होनी चाहिए। बेटा और बेटी बैठे एक की थाली में रोटी कम हो गलत है, दोनों की थाली में बराबर कर दिया जाए तो फिर ये हमेशा होता रहना चाहिए। लड़के की थाली से भी कम नहीं होनी चाहिए फिर। ट्रू। आज हम दिल्ली साइड में जाते हैं, औरतों के लिए बसें फ्री हैं, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि मर्दों के लिए भी करो, लेकिन इस बारे में ज़रा सोचना कि आपका भाई फिर अलग पैसा दे रहा है, बहन फ्री में जा रही है, ठीक है। मेट्रो के अंदर अलग से सीटें होती हैं, महिला डब्बे के अंदर गलती से आदमी घुस जाए, पुलिस पकड़ के कॉलर बाहर खींच देती है। बराबरी की लड़ाई इसलिए बनाई गई थी, इक्वालिटी की लड़ाई जो खड़ी हुई थी, फेमिनिज्म भी बड़ा चला था इसी चक्कर में। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि औरतें घर में बंद कर रह गई हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, अपनी मर्जी का खाना चाहती हैं, जीना चाहती हैं जिंदगी, जो कि पुश्तों से चलता आ रहा था कि औरतों का काम सिर्फ घर का है, जो कि गलत था। बाहर निकली, घूमी, खाया भी, पिया भी, एंजॉय भी कर लिया, लौट के घर तो आओ, बाहर ही रह गई। आदमी ढूंढ रहा है कहाँ हो तुम, और जब ढूंढा और पाया तो किसी और के साथ बैठी हो, और ये बोलती हो गेट लॉस्ट। आदमी सुबह निकल के रात को घर वापस आ जाता है, लेकिन हमारे समाज में एक धारणा है भाई की, बड़ी अच्छी लाइन याद आई कि समाज में एक धारणा है कि औरत को छूट दो वो घर बर्बाद कर देगी। और तकलीफ इस बात की है कि आधी से ज्यादा औरतों ने इस बात को सच कर दिया। ये है, हर औरत गलत नहीं है, लेकिन हर औरत भी सही नहीं है। ये समाज, ये सोसाइटी अपनी औलाद को आप कहती है और आपकी औलाद को तू। उस समाज में हम जी रहे हैं, यहाँ कभी कुछ बराबर नहीं होने वाला है। हम धर्म, जाति, पता नहीं हर चीज में बटे हुए हैं। आज भी अगर अभी कल को मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो, आज भी कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि लड़का हो जाए, वंश आगे बढ़ेगा, है बचपन से चल रहा है। लड़की भी बढ़ा देगी भाई, ठीक है। अगर आपके पास औलाद नहीं है, लड़का नहीं है, तो दामाद को घर जमाई बना लो। अगर दामाद को बोल दोगे बेटा मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, ठीक है। इस सोच को बदलना पड़ेगा। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जितने भी कलेश चल रहे हैं, वो सदा चलते रहे थे, सदा चलते रहेंगे, और सदा ऐसे ही ये रीति रिवाज चलते रहेंगे। आपको पैदा किया गया था इस रीति रिवाज को, इस समाज को बदलने के लिए, आप इसी में ढल के रह गए, जर जोरू जमीन की लड़ाई में रह गए। यही है। आप
कभी भी देख लेना भाई, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आज इस समाज, इस सोसाइटी, इस दुनिया के पीक पे जो लोग बैठे हैं, जो रिच हैं, जो हाई है, जिसको सोसाइटी प्रेज करती है, उन्होंने सोसाइटी के लूप को तोड़ा है। उन्होंने परवाह नहीं करी कि समाज क्या कहेगा। और जिन्होंने समाज की परवाह करी है वो बैठे हैं अपने घर में, देख रहे हैं सास बहू की सीरियल। अच्छा, इसमें ना बॉलीवुड का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है? मैंने पहले देखता था कि हम देखते थे कि ना हमारे घर में एक गाड़ी आती है ना, तो उसकी पूरी प्लानिंग होती है 15 दिन, और हम जाते हैं शोरूम, पूरा घर जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और बॉलीवुड ने नैरेटिव चेंज कर दिया कि आप ना घर पे बैठी हो, अचानक से बाहर गाड़ी आती है, रिबन लगी हुई, हाँ सरप्राइज आता है। ये चेंज नहीं कर दिया पूरा नैरेटिव? ऐसे होता है? देखो मैं बॉलीवुड से ही आता हूँ वैसे, तो सच्चाई में बताऊंगा नहीं, मुझे निकाल देंगे वो लोग। यहाँ क्या है नेपोटिज्म ना नहीं कि चलेगा। बॉलीवुड वाले हों चाहे हॉलीवुड वाले, उन्हें पता है कि बेचना क्या है, लोग ख्वाब किसके लेके बैठे हैं। बॉलीवुड वाले हों ये कोई भी हो, लोग ना आज के टाइम में जो भी बेच रहा है वो सामने वाले की ख्वाहिशें पता है उसे क्या है। आम आदमी क्या चाहता है कि एक बड़ी गाड़ी है, मेरी पत्नी उसमें बैठे, ऐसा हो, इस तरीके की चीजें हों। वो देखता है, प्रिपरेशन करता है, वही करता है। हम लोग ना हर चीज को देख के अपनी ख्वाहिशें उस पर लाद के उसका असेंबल बना के समाज को दिखाना चाहते हैं कि देख उनसे कम नहीं हूं मैं। ये है, बड़ा बनने की होड़ है ना। और बॉलीवुड ने दिखाया कि आप बड़ा कैसे बन सकते हो। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो ना कि हर बात पे गाने नहीं बजते। प्यार होगा तो गाने नहीं बजेंगे, कलेश होगा तो ससुर प्रॉपर्टी के पेपर ऐसे घुमा के ऐसे स्लो मोशन में नहीं फेंकेगा। कितना समझना है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लो। वहां जो दिखाया जा रहा है 2 घंटे की फिल्म है जिसको शूट करने में 1 महीना लगा है, और हर आर्टिस्ट पैसा लेके अपने घर जाके वही ताने सुन रहा है सास बहू वाले। आपको नहीं बता रहा है, आपने सिर्फ पर्दे पे जो देखा वही सच मान लिया। वेरी ट्रू। एन इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, ये दिखाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। आम आदमी परिवार के साथ जाता है कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि गाड़ी उसके ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी नेसेसिटी होती है कि अब मेरा जो परिवार है वो एक लेवल अपग्रेड हो गया है। मैंने उनके लिए कुछ कर दिया है। दैट गाड़ी, दैट घर, उसके लिए अपनी ज़िंदगी में एक कंट्रीब्यूशन होता है अपने परिवार के लिए। बट बॉलीवुड ने दिखाया सरप्राइज होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि यार गाड़ी फ़ोन करी, रिबन लगाए, आ गए। परिवार तो है ही नहीं ना इसमें। नहीं। परिवार को कहाँ मैनेज करा, परिवार को कहाँ इंक्लूड किया, परिवार के लिए कंट्रीब्यूशन क्या दिखाया। ये तो सिर्फ एक वो कर देना कि अच्छा तुझे गाड़ी चाहिए, ले अभी लेके आता हूँ। ये तो फिर दिखावा हुआ। यहाँ पे प्रेम नहीं हुआ, यहाँ समर्पण नहीं हुआ, यहाँ परिवार नहीं आया। तो बॉलीवुड तो हमेशा से आपको वो दिखाता है जो झूठ है और जिसको आप मानो कि ये सच है, और फिर उस सच के लिए आप अपने घर में जाके लड़ाइयाँ करो, होड़ में लग जाओ सही कि मेल होना चाहिए तो ऐसा अल्फा मेल होना चाहिए कि अपने लिए पूरे समाज को गोलियां मार दे, सबके गले काट दे। लेकिन ये नहीं दिखाया कि गले काटने के बाद पुलिस भी आती है, जेल भी जाना पड़ता है। अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो आप घर छोड़ के चले जाओ सपने पूरे करने के लिए। लेकिन सपने पूरे करने के लिए जो समाज उनको गाली देगा, अकेली औरत होने के लिए जो तुम्हें गाली देगा, वो नहीं दिखाया बॉलीवुड ने। अगर आप एक लड़के हो जो अपने परिवार से तंग आके सब कुछ छोड़ छाड़ के, नौकरी छोड़ छाड़ के संत बन जाते हो, तो उसको यही बॉलीवुड, इसको यही सोशल मीडिया ट्रोल कर देता है कि ये तो फेलियर की निशानी है, ये तो संत बन गया है, ये तो कर नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में कुछ। हमने कभी किसी चीज़ को प्रेज ही नहीं किया। सही बात। किसी को अप्रिशिएट नहीं किया। घर में अगर आदमी 10 रुपए कमा के लेके आ रहा तो उसको इस बात के लिए कभी तारीफ नहीं की कि आज तुम बहुत कुछ सह के आए हो दुनिया में, काम है आपका, इस दुनिया के वार सह के आए हो, आओ आराम से बैठो। मैं मरहम नहीं लगा सकती हूँ, मैं तुम्हारी परेशानियाँ कम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बैठ के दुख ज़रूर बांट सकती हूँ। तो मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि तुमने जितना किया वो बहुत अच्छा था, 2 मीठे बोल, वो इनफ है। हमने प्रेज करना कभी किसी को नहीं सिखाया। आज आप किसी के काम को प्रेज, मतलब आज आपको कोई अच्छा लगेगा, कोई आपको बहुत दिखने में अच्छा लगेगा, मन में तो बोल दोगे यार ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा कर रहा है, या कुछ भी होगा, बट सामने से जाके कभी तारीफ नहीं करोगे। इवन आपका पड़ोसी क्यों ना हो, उसके बारे में गॉसिप ज़रूर कर लोगे, बिकॉज समाज ने तो यही सिखाया है कि कोई बुरा कर रहा है तो सामने से जाके बोलो कि तू गलत है, तू बेकार आदमी है, तू एकदम घटिया आदमी है। लेकिन अगर किसी आदमी ने समाज से हटके कुछ अच्छा कर लिया, मेहनत करके, चाहे कम किया है, छोटा किया है, समाज ने कभी उसकी तारीफ करना नहीं सिखाया, उसको हमेशा नीचे गिराया। इतना ही हो पाया क्या
इतना ही कर पाया क्या? उसको देख ले, साइकिल ही ली गई क्या? स्कूटर ही लिया गया क्या? देख, अगले के पास ऑडी है, अगले के पास मर्सिडीज है। अच्छा, ऑल्टो ही लेके आया क्या? सेंट्रो ही लेके आया क्या? फॉर्च्यूनर नहीं ली गई तेरे से? नौकरी लगी है, 20,000 की लगी है, ओ 1 लाख रुपए कमा रहा है। हमने इंसान की मेहनत को प्रेज नहीं किया, कंपेयर कर दिया किसी और की तरक्की के साथ। और इनके दादा ने एक बात कही थी जो इन्होंने मुझे बताई कि ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला, दादा देखो कि कितना अच्छा घर बनाया है, कितनी अच्छी गाड़ी खड़ी है। तो दादा ने एक बात बोली कि जिस दिन तुम्हारा आएगा ना, जिस दिन तुम्हारा घर बनेगा, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी आएगी, ये पुराना हो जाएगा। उस दिन का इंतज़ार करो। जिस चीज़ को लेके, जिस वक्त को लेके तुम आज घमंड कर रहे हो, जिस पैसे को लेके तुम आज घमंड कर रहे हो, जिस सूरत को लेके आज तुम घमंड कर रहे हो, एक दिन आएगा जब तुम्हारा पुराना हो जाएगा, वो चला जाएगा, वो ढल जाएगा और तुम खाली बैठोगे, अकेले हो जाओगे। उस अकेलेपन में तुम्हारे साथ कौन खड़ा होना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे। और एक और बात थी कि अगर हीरे की परख करनी है तो अंधेरे में करो, धूप में तो कांच भी चमकता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और वक्त बताता है कि आपको आपका अपना कौन है, आपके सच्चे कौन है। क्योंकि आपके अच्छे वक्त में तो सब खड़े होंगे तारीफ करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, आपको बढ़ावा देने के लिए, पार्टी करने के लिए, एक्साइटमेंट दिखाने के लिए। पर जब आप बुरे वक्त में थे तब आपको पता लगेगा कि अपने कौन थे। हम लोग ना भाई आज हर चीज हमारे हाथ में, मोबाइल से लेकर के गाड़ी तक किश्तों पे हो गई है। सब है, हाँ। सब कुछ ईएमआई पे EMI। हो गया। इस ईएमआई के चक्कर ने ना समाज के अंदर वो छाप छोड़ी है कि किश्तों में कैसे जीना है वो सिखा दिया। एक गाड़ी आप लेते हो, 10 साल की किस्तें बनती है, 5 साल की किस्तें बनती है, वो किस्तें भरते भरते टेंशन में होता है कि यार अब किस्त भरनी है, अब किस्त भरनी है। जैसे ही 10 साल पूरे हुए, किस्त भरी, आप गाड़ी बदलने का मन बना लेते हो। एंजॉय कब किया गाड़ी चलाना? EMI भरते रहेगा। यही है। हमें हमारी सोसाइटी ने किस्तों में जीना सिखाया है कि इतने बजे से इतने बजे नौकरी, इतने बजे बीवी के साथ, माँ बाप की भी सेवा करो, गंगा भी नहा के आना है, बाथरूम में पानी भी, टॉयलेट्स भी साफ करना है, सब कुछ सिखा दिया। अगर किसी का मन नहीं है गंगा नहाने का, तो किसी का मन नहीं है माँ बाप के साथ हर वक्त बैठ के हंसने का, तो खुद के साथ बैठना भी तो सिखाओ। लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं खुद को वक्त दे रहा हूं। कैसा होता है वो खुद को वक्त देना? कभी बैठ के देखो तो सही। मैं हमेशा एक बात कहता हूं भाई कि खानदानी मर्द जब जिद पे आता है ना, मुलाकात जनाजों पे होती है। और खानदानी मर्द जब सब्र पे आता है तो मुलाकात चाय की दुकान पे होती है। फर्क है। आदमी को जिद्दी बना रहे हैं लोग। ये नहीं तो तू कुछ नहीं। अगर तेरे पास ये है तो तेरे से बड़े भी और हैं। एप्रिशिएशन कहाँ है इसके बीच में? है ही नहीं। कंपैरिजन है ही। हम गलेरिया इधर गुड़गांव में घूम रहे थे, तो इन्होंने कोई ड्रेस पहनी हुई थी, तो हम नोटिस बड़ा करते हैं, ऑब्जर्व बड़ा करते हैं। तो ये ड्रेस पहन के हम तकरीबन 15-10 मिनट कॉफ़ी पीते हुए टहल रहे थे। कम से कम 70 से 80 महिलाओं ने इन्हें घूर के देखा, ऊपर से नीचे तक पूरा जजमेंट। तो मैंने इसको एक लाइन बोली थी कि तुम्हारी ड्रेस 70 तो बिक गई। सो आदमी क्या आ रहा है, हम यही जज करते हैं कि क्या पहना है, कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, मेकअप कैसा है। हालात पे तो कभी कोई जाता ही नहीं, क्योंकि आप अपने हालात देखते हो ना, दूसरे के क्या है वो सोचते ही नहीं। अब एक मेले में जब गए तो सेम ड्रेस, शाम को मेले में गए, वहाँ पे एक महिला काफ़ी देर से हमें घूर रहे, हमें लगा शायद हमें पहचान गई। वाकई कहती है, आपकी ड्रेस बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली, मुझे भी लेनी है। उन्होंने बोला फरीदाबाद की मेरे एक डिज़ाइनर। अरे फरीदाबाद, इतना दूर कौन जाएगा? देखो हार गए ना। आपकी पसंदीदा चीज़ थी, हार गए। 40 किलोमीटर इतनी दूर था। दिक्कत ये है, किश्तों में जाना पसंद करेंगे ना, जब उधर कभी काम होगा तो जिएंगे। ये मसले हैं। और पता है, हर कोई ये बात कहता है कि ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, उम्र बहुत छोटी है। नहीं, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है। हम जीना बाद में शुरू करते हैं। हमें एहसास बाद में होता है कि जिसके लिए हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक। जब तक ये समझ आती है ना कि अपने लिए भी जीना था, खुद को भी खुश रखना था, देर हो जाती, तब तक देर हो जाती है। आप बूढ़े हो जाते हो। और ये समाज डरता है यार उन लोगों से जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैसले लेते हैं। सेल्फिश बुलाता है, बट वो सेल्फिशनेस नहीं थी, वो सेल्फ लव था कि मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ,
मुझे पता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ बोलना है कितना बोलना है कब बोलना है, ये मैं डिसाइड करूँगी। ये सेल्फ लव था, सेल्फ अवेयरनेस थी। इसको बना दिया गया ईगो, रूडनेस। समाज से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि ये समाज सोते हुए लोगों की भीड़ है जिन्हें जागे हुए लोगों से नफरत है। तो जो पीक पे हैं, जो कामयाब हो गए वो जाग गए, और जो सो रहे हैं फिर वो सो ही रहे। ट्रू। लवली, एक बड़ा ना कॉमन सा वो है, बहुत लोगों की लाइफ को ये सवाल रिलेट भी करेगा ना। आप अपने पार्टनर के पास वापस आना चाहते हो, बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, यू आर इन गिल्ट ना, और बहुत समय बीत गया उस चीज़ को, अब आप वापस आना चाहते हो, कम बैक। यार गालिब साहब ने ना एक बात कही थी कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र को कितना भी सजाओ कोई लौट कर नहीं आता। इंसान को मारो लेकिन तब तक जब तक उसकी जान ना जाए। अब जब उसकी जान चली गई है तो फिर उसको उठा के ये मत बोलो कि एक और वार है। और इंसान को भी मैं यही बात कहूँगी जिसके पास वो लौट के आ रहा है ना, एक बार वार अच्छा है, मल्टीपल स्टैब्स एक्सेप्ट मत करो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव डोंट एक्सेप्ट मल्टीपल स्टैब्स, गो अवे। फॉर द सेक ऑफ पीस गो अवे। सुकून के लिए चले जाओ, शांति के लिए चले जाओ। तन्हा रहना होगा, रह लो, खुश तो रहोगे। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो किसी के साथ रह के बस रो के गुजारी जाए। अकेले गुजारो लेकिन खुश तो हो, वो मायने रखता है। हमने बात की कि मेन के बारे में, फीमेल के बारे में, मेल के बारे में। हम ना एक चीज़ अभी बात भी कर रहे थे कि ना शादी दो परिवारों के बीच में होती है, इट्स नॉट जस्ट फीमेल एंड मेल। तो ऐसे में ना परिवारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बननी चाहिए। फैमिली की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इन दोनों का रिलेशनशिप संभालने के लिए? पहली बात तो ना फैमिली को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारी गृहस्थी है, खुद संभालो। हमारा इंटरफेरेंस नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, ये नहीं क्यों नहीं करा। नो, शादी कर दी, अब बच्चे को छोड़ दो। लड़के को भी छोड़ो, लड़की को भी छोड़ो, दोनों का रिश्ता है, दोनों संभालेंगे, दोनों लड़ेंगे, दोनों करेंगे। तुम बीच में नहीं आके ये बताओगे कि ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, तुम इतना कम क्यों कमा रहे हो और तुम इसको कमाने के बाद कमाई ला के क्यों नहीं दे रहे हो, तुम मेरी बेटी की ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। नो, आपस का रिश्ता है, इंटरफेरेंस फैमिली का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली ये देख रही है कि एक इंसान बहुत हद तक गिर चुका है तो वो आके अपनी औलाद को समझाए कि तू गलत कर रहा है किसी और के साथ। दोनों में से कोई। फैमिली का सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है कि औलाद को आके बोला जाए कि तू गलत है, खुद को सुधार ले, रिश्ता सुधर जाएगा। अगर फैमिली बच्चे को, अपनी औलाद को ही शय देती जा रही है, तू कर, हम हैं तेरे पीछे, तू उसको मार दे, हम हैं तेरे पीछे, तू उसको कह दे, हम हैं तेरे पीछे, क्यों सास की सुन रही है, क्यों ससुर को क्यों सुन रही है, क्यों वो तेरे से ऐसे बात कर रहा है, पैसे क्यों नहीं घर पे ला के दे रहा है, उसको बोल दे मत कर घर का कोई काम, उल्टा जवाब दे दे। जब तक ये फैमिली शय देती रहेगी ना, घर बर्बाद होते रहेंगे, रिश्ते बर्बाद होते रहेंगे और उनकी औलादें बर्बाद होती रहेंगी। वो रिश्ते को आप खींच सकते हो, निभा नहीं सकते। वो एक ना एक दिन तो टूटेगा। और इससे पहले कि वो वार उस परिवार पे आए, परिवार को ये समझना पड़ेगा कि औलाद को संभाल लो। इसमें कभी भी देखना भाई कि जब किसी दो लोगों के रिश्ते की डोर या किसी एक कपल के रिश्ते की डोर किसी तीसरे के हाथ में होती है ना, वो रिश्ता कभी नहीं चल पाता। बैलगाड़ी बचपन में देखी है ना, दो बैल एक साथ चल रहे होते हैं, एक भी इधर उधर जाएगा और दूसरा साथ ही जाएगा, इस तरीके से फ्रेम में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी पीछे बैठ के तीसरा आदमी उन्हें चला रहा होता है। वो दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं, खुला तो छोड़ के देखो। बचपन में हम, आपके साथ भी होगा, हर किसी के साथ होता है, बाप साइकिल चलाना सिखाता है ना, एक वक्त तक धक्का देता है, छोड़ देता है और फिर बोलता है मैं पकड़ रहा हूँ, पीछे हूँ, पकड़ता नहीं। उसे बाप को पता है वो गिरेगा, चोट लगेगी, रोएगा। बाप कहता है सालों को रोने दो, सीखेंगे। बाप उंगली पकड़ के चलाता है, गिरता है, पट करके लगती है, बोलता है पढ़ने दो, रोने दो। यही है रिश्ता, ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। जब तक किसी कपल के बीच में थर्ड पर्सन कोई भी हो, चाहे वो बाहर का दोस्त हो किसी लड़की का या लड़के का, सास ससुर हो, कोई भी हो, वो रिश्ता नहीं चलेगा। पति पत्नी
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई पति पत्नी की बातें अगर कमरे से बाहर आती है ना तो रिश्ता टूटेगा। कभी भी माँ बाप को हर बात मत बताओ, सिर्फ वो बात बताओ जो उनके लिए ज़रूरी है। हर बात पे माँ बाप को इंक्लूड करो, अच्छी बात है, लेकिन उस बात पे इंक्लूड करना जो उनके लिए ज़रूरी है। हर कही हुई बात ज़रूरी नहीं होती कि तुम्हारे हिसाब से उनके लिए भी सही हो। माँ बाप का साथ रहना उतना ही ठीक है कि जैसे आप कोई भी, हम आटा गूंथते हैं, नमक डालते हैं, अच्छा लगता है ना, मुट्ठी भर के नमक डालो, क्या होगा? खराब। माँ बाप हैं, साथ बैठे हैं, खुशी में साथ हैं, दुख में साथ हैं, लेकिन मैं अगर अपनी माँ का या अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बैठ लूँ, बाप के पाँव पकड़ के बैठ जाऊं कि पापा 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 पापा, वो भी लात मार के कहेंगे दूर हट। जिद मत बनो। हमेशा ये बात मैं कहता हूँ कि भाई ना किसी को सास बनने की ज़रूरत है, ना किसी को माँ बनने की ज़रूरत है। शादी के बाद इंसान बनो। हर औरत को, हर सास को ये कहना चाहिए कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जियो और सीखो ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आपने जो 40-50 साल सहा है वो उसे क्यों सिखा रही हो कैसे सहा जाता है? कैद करना तो हर कोई जानता है, आज़ाद छोड़ के देखो ना। और एक बड़ी अच्छी कहावत है भाई कि पिंजरे में बंद परिंदे को अक्सर ये लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, इसीलिए उसके अंदर रह जाता है। किसी 5-6 साल 10 साल किसी पिंजरे से पक्षी को निकालो, बर्ड को निकालो, रख के देखो, चलेगा वो, दौड़ेगा, दौड़ ही पाएगा, सिर्फ उड़ ही नहीं पाएगा। यही है, हमने वो केज बना रखा है ना कि बहू आ गई है, इसे दबा के रखो, हाथ से ना निकल जाए। कौन से हाथ से निकालने की बात कर रहे हो आप? ये कहो ना कि आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि आपको सत्संगों में बैठ के चुगली भी तो करनी है कि बहू मेरे कंट्रोल में है। हाथ उसके पास भी है, अगर उठा दिया तो फिर समाज वही तमाशा बनाएगा उसी सत्संग में बैठ के। घर में बहू को गाली दे के जा रहे हो, सत्संग में भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, वो भी तो यही कह रहे हैं कि इज्जत कर लो। लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत है, सास ससुर भी गलत है। थर्ड पर्सन को इंक्लूड करो ही मत। एक घर में रहो, एक छत के नीचे रहो, एक कमरे में घुस के मत रहो। हर वक्त पे हर किसी को इज्जत दो, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी है। Yes. लवली, आप लोगों की ना, आपकी तो लव मैरिज है, आजकल का ना सबसे बड़ा यंग जो यूथ का फोबिया है कि अपने पार्टनर की ना एक्सपेक्टेशन होती है कि मोबाइल का पासवर्ड शेयर करो। ये करते हो आप लोग? हाँ, खुला ही पड़ा है हमारा तो, कुछ भी जब देख कुछ लो। गलत नहीं है तो फिर छुपाना क्यों? और कुछ छुपा रहे हो तो गलत जरूर होगा। बट इज दिस नेसेसिटी कि इट इज नॉट नेसेसिटी, बट छुपाने की जरूरत भी क्या है? मैं ये कह रही हूँ, प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी होना ज़रूरी है, बट प्राइवेसी मीन्स इन अ रिलेशनशिप इज स्पेस, कि आपको एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, एक दूसरे के डिसीजंस के लिए स्पेस दिया जाए, एक दूसरे के फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए स्पेस दिया जाए। दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट लाइफ, दैट यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। देयर इज नो को डिपेंडेंसी बिटवीन ईच अदर। आप को डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है, दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी। मेरे फ़ोन में अगर कुछ नहीं है छुपाने के लिए, तो आई कैन ईजिली हैंड ओवर टू दिस मैन, हैंड ओवर टू यू, और मैं इसको ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी। पासवर्ड होना ज़रूरी होता है, बिकॉज फ़ोन पता नहीं कब किसके हाथ में चला जाए। बट अगर अपने पार्टनर की बात है और पार्टनर के पास पासवर्ड है भी, तो उसको आपके ऊपर भरोसा भी तो होगा ना। वेरी ट्रू। और अगर आपके पास भरोसा ही नहीं है तो पासवर्ड होने के बावजूद भी रिश्ता नहीं बचता है। नहीं बचता। और हमारे दोनों के बीच में ना भाई अच्छी चीज़ ये है कि पासवर्ड तो चलो वो वाली बात है कि इसलिए लगा रखे कि बाकी लोग ना देखें क्या डाटा है, कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आज के टाइम में ना लोग फ़ोन इसलिए चेक करते हैं कि वो पहले से एक शक पैदा कर लेते हैं कि कहीं इसका होगा तो मुझे पता तो चले। शक कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में, शक हमेशा करते हैं। हमारा बाप भी अगर हल्के से कदम लड़खड़ा जाए तो देखते हैं कि शराब पी के तो नहीं आए। शक तो हम हर किसी चीज़ पे कर रहे हैं। मेरा फ़ोन इनके पास, मेरा फ़ोन इनके पास हो या इनका फ़ोन मेरे पास हो, हम कभी भी कुछ भी चेक करते ही नहीं है। शादी से पहले हाँ, मैंने एक बार ना इनको मैंने आज तक किसी को बताया नहीं कि शादी से पहले ना मैंने इनकी फॉलोइंग लिस्ट देखी। और लड़कों को हमेशा ना पता होता है कि सामने वाला लड़का की मंशा क्या है, किस इंटेंट से कर, है ना। तो मैंने इसकी पूरी फॉलोइंग लिस्ट देखी, मुझे ऐसा 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 ऐसा। मैंने बोला कि यार बुरा मत मानना, रिलेशन में थे जब हम, कि इन लड़कों की इंटेंशन मुझे सही नहीं लगती है। तो ये बड़ी सीधी सी कि ये है कि चलो भाई मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, ये ऐसा है, तुम्हें ऐसा लगता है आदि। मैंने बोला नहीं, फिर भी समझो इस चीज़ को। कह रही चलो ठीक है, इन्होंने कर दिया अनफॉलो सब कुछ। शादी होने के बाद उनमें से 70% लड़कों ने इन्हें ब्लॉक कर दिया।
ये था। लड़के हमेशा भी गलत नहीं होते हैं। अगर आपका पार्टनर अगर आपको ये समझाता है कि ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बंदिश में रखना चाहता है। हो सकता है कि वो आपको सेफ्टी देखता हो। बिल्कुल। आदमी ही जानता है कि आदमी के जहन में क्या चल रहा है, और एक औरत ही जानती है कि औरत के पेट में क्या चल रहा है। फ़र्क है। किसी का फ़ोन किसी के हाथ में क्या ही देखोगे, अफेयर चल रहा होगा, पकड़ लिया आपने, किसी और के साथ चल रहा है, अब क्या करोगे? रिश्ता तोड़ोगे? तोड़ दो, दूसरे में गारंटी है नहीं कर रहा होगा। शक जिस रिश्ते में पैदा हो गया, कोयले की तरह होता है, जितनी फूंक मारोगे उतना लाल होता जाएगा। यही है। वेरी नाइस। अच्छे से रहो, खुल के रहो, हर बात जहन की जो है खुल के बात करो। एक कपल के अंदर हम हमेशा ये बात करते हैं कि बेस्ट कपल वो है जिसके बीचों में बैठ के कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, दुख भी पता है, सुख भी पता है। जेलसी कभी मत लाओ दूसरे पर्सन को देख के, कंपैरिजन कभी मत करो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कभी मत लेके आओ, कौन क्या कहता है। सोशल मीडिया को खुशियां मत मान के बैठो। ये सारी चीज़ें अगर किसी कपल के बीच में बैठ के बात होती है, वो बेस्ट कपल है। हनीमून डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेना कि गीला तौलिया जब बेड पे गिरेगा तो गुस्सा होना है कि नहीं होना है। थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू सो मच लवली हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वी हैड दिस वंडरफुल पॉडकास्ट, और हम ये अब समझ पा रहे हैं व्हाई यू गाइज आर द मोस्ट डिमांडिंग कपल ऑन द इंटरनेट, व्हाई यू आर सो मच वायरल। So thank you so much for joining us for this podcast. Thank you so much for having us. थैंक यू। हमें बहुत अच्छा God लगा। bless you. Thank you.